नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक भाषा का विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस से तेल आयात करने के मामले में भारत का अमेरिका और यूरोपीय संघ को जवाब। आलोचना करने वाले देश खुद कर रहे हैं रूस से व्यापार, भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस की नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आज। कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। आज होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मौजूदा मॉनसून सत्र में पहली बार जुटेंगे एनडीए के सांसद। ईडी के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी आज। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। और जेएमएफ के संरक्षक शिव सोरेन का अंतिम संस्कार आज। पैतृक गांव नेमरा में दी जाएगी अंतिम विदाई। झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसलिए आयात शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूती उसमें बनी रह सके। रणधीर जायसवाल ने लिखा है कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। यह वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत की तरह उनका व्यापार उनके देश के लिए कोई ज़रूरी मजबूरी भी नहीं है। इस दृष्टि से भारत को निशाना बनाना अनुचित है और अविवेकपूर्ण है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बनने के बाद मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा है। आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन का आज रामगढ़ जिले में उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार होगा। उनके पार्थिव शरीर को कल विशेष विमान से दिल्ली से रांची ले जाया गया, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उनके निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक आज सुबह बुलाई गई है। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए के सांसद एक जगह इकट्ठे होंगे। इसके अलावा संसद के इस मॉनसून सत्र में भी एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक होगी। संसद के मॉनसून सत्र का आज अगर बात की जाए तो इसका 12वां दिन है। लोकसभा में आज 4 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक
वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की आज पेशी होगी। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसी ने बैंकों के प्रबंधन को पत्र भेजकर अनिल अंबानी ग्रुप को दिए गए लोन की पूरी जानकारी मांगी है। ये लोन बाद में गैर निष्पादित परिसंपत्ति बन गए। जानकारी के अनुसार अगर बैंकों के जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो बैंकरों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। आपको बता दें कि यह मामला रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को दिए गए लोन से जुड़ा है। इसके अलावा ईडी ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से जुड़ी 50 कंपनियों और 25 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून तहत मुंबई में 35 ठिकानों पर तलाशी भी ली थी। भारत ने ओवल में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में 6 रन से जीतकर श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली है। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। मैच के 5वें दिन मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलते हुए पूरी टीम 367 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में हैरी ब्रूक ने सर्वाधिक 111 रन बनाए। जो रूट ने 105 रन की पारी खेली। भारत की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 5 विकेट लिए, जबकि कृष्णा ने 4 विकेट हासिल किए। भारत ने मैच में वापसी करते हुए इंग्लैंड को 367 रन पर ऑल आउट कर 93 वर्ष के क्रिकेट इतिहास में 5वां टेस्ट जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। गाजा में इजरायली सीमा के पास कई धमाके हुए और धुएं के गुबार उठते देखे गए। ये घटनाएं उस वक्त हुईं जब इसराइल और हमास के बीच चल रही अप्रत्यक्ष युद्ध विराम वार्ता विफल हो गई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें युद्ध को लेकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी। इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि गाजा पर सैन्य कार्रवाई और बढ़ सकती है। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।